जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। आप देख रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस के लेक्चर को। और ये लेक्चर आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर का फ़ायदा आपको कैसे उठाना है तो ध्यान से सुन लो। देखो, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन पर देख लो, आप पूरे टॉपिक्स हमने दिए हुए हैं कि आज के लेक्चर में कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। दूसरी चीज़, आपको ईयरफोन लगाकर एक शांत जगह पर बैठना है और ध्यान से पूरे लेक्चर को सुनना है, क्योंकि एक पॉडकास्ट लेक्चर है और साथ ही साथ पेन और पेपर लेकर रफ में चीजें लिखते चलना है। और रफ में लिखना है। क्यों रफ में लिखना है? क्योंकि लेक्चर में ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा और वो शॉर्ट नोट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बिना समय वेस्ट किए फटाफट लाइक का बटन हिट कर लो, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस लेक्चर को शेयर जरूर करना। गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल आया है आज, इंडिया की मिनरल डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। अब गाइज, ये इंडिया के लिए काफी क्रिटिकल मिनरल सिक्योर करने का एक स्ट्रेटेजिक प्रयास है। ये टॉपिक काफी जरूरी है क्योंकि इंडिया अपने रिसोर्सेज को सिक्योर करना चाहती है, स्पेशली चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। तो आइए इस टॉपिक को डिटेल में जो है वो समझते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये मिनरल डिप्लोमेसी क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं मिनरल डिप्लोमेसी का मतलब। ये बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें इंडिया रिसोर्स सिक्योरिटी के लिए रिसोर्स रिच कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बना रहा है ताकि क्रिटिकल मिनरल्स को एक्वायर किया जा सके। ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, टाइटेनियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो न्यू टेक्नोलॉजीज और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करते हैं। इंडिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अब बात करते हैं क्यों ये हमारे लिए जरूरी है। तो इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी है और मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस को हमें अपने पूरा करना है। इसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं गाइस। इनके बिना इंडिया अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस और डिजिटल सर्विसेज डेवलप नहीं कर सकती। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, इंडिया ट्रेडिशनली चाइना पर अपने मिनरल्स की डिपेंडेंसी रखता है, जो एक वल्नरेबल पोजीशन है, खास करके जब दूसरी कंट्रीज रिसोर्सेज को स्ट्रेटेजिकली वेपनाइज करती हैं। तो इंडिया को अपनी मिनरल डिप्लोमेसी को मजबूत करना पड़ रहा है ताकि अपनी डिपेंडेंसी को कम किया जा सके चाइना के ऊपर से। अब इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं? तो सबसे पहला, जॉइंट वेंचर्स एस्टेब्लिश करना। इंडिया ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल नाम का एक जॉइंट वेंचर बनाया है 2019 के बाद, जो मिनरल एक्विजिशंस में हेल्प करता है। इंडिया ने काफी सारी रिसोर्स रिच कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं, ये याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के साथ लिथियम और कोबाल्ट की पार्टनरशिप, अर्जेंटीना के साथ लिथियम एक्सप्लोरेशन की पार्टनरशिप 24 मिलियन यूएस डॉलर की, बोलीविया के साथ कच्चे मटेरियल, रॉ मटेरियल के सप्लाई चेन कोलैबोरेशन, कजाकिस्तान के साथ ज्वाइंट वेंचर टाइटेनियम स्लैग प्रोडक्शन के लिए, इंडिया सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फोरम स्टैब्लिश करने का प्रपोजल भी चाह रहा है। फिर तो ये तो हमने अलग अलग ज्वाइंट वेंचर्स किए, अलग अलग एग्रीमेंट्स किए कंट्रीज के साथ। इसके अलावा इंडिया एक्टिवली जो है वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के साथ भी एंगेज कर रहा है, जैसे कि क्वाड। क्वाड में कितने मेंबर्स हैं और कौन क्या क्या उनके नाम है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। फिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, G7 और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये प्लेटफॉर्म ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अलाइन करते हैं ताकि क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग को प्रायोरिटी दी गई है। अब बात करते हैं कुछ चुनौतियों की जो इंडिया को फेस करनी पड़ रही है। पहली चीज तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर का रोल अभी तक लिमिटेड है मिनरल डिप्लोमेसी में। दूसरा, इंडिया के पास एक क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव मिनरल सप्लाई स्ट्रैटेजी नहीं है। फिर इंडिया को मिनरल डिप्लोमेसी डिवीजन क्रिएट करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, यानी कि एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा ताकि स्पेशलाइज पोजीशन हो सके क्रिटिकल मिशंस के लिए, मिनरल मिशंस के लिए। अब बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो एक क्लियर सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी बनानी होगी ताकि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मिल सके।
नेक्स्ट डिवीजन न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज के जैसे इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, क्वाड कंट्रीज के साथ एक स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल गोल को अलाइन करना होगा ताकि इंडिया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो बना सके, यानी कि एक अच्छा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ जो है वो हम अपनी पॉलिसीज तैयार कर सकें। अब जो आपके सामने नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, राइट, आप देख सकते हैं कि मिनरल डिप्लोमेसी, इंडिया की स्ट्रेटेजी सिक्योर करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स, और कैसे करेगा इंडिया, पार्टनरशिप बनाएगा रिसोर्स रिच कंट्री के साथ। तो मिनरल डिप्लोमेसी क्या है, देखो उसकी डेफिनेशन दे दी मैंने छोटी सी आपके लिए। इंपॉर्टेंट मिनरल्स कौन से होते हैं जो हेल्प करेंगे टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ में, लिथियम, कोबाल्ट, टाइटेनियम जैसे। कुछ इनिशिएटिव है, काबिल एग्रीमेंट हमने किया है, जॉइंट वेंचर ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया, कजाकिस्तान के साथ। क्वाड, IPEF, MSP जैसे मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स भी हमने किए हैं प्लेटफॉर्म्स में। चैलेंजेस यही है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल लिमिटेड है, प्रॉपर पॉलिसीज जो है वो नहीं है, स्ट्रेटजीज नहीं है, और वीक डिप्लोमेटिक कैपेसिटी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी पॉलिसी मजबूत करनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को एनहेंस करना चाहिए, और ग्लोबल पावर्स के साथ जो है वो एक पार्टनरशिप बनाना जरूरी है। तो दैट्स इट गाइस, इस आर्टिकल के लिए इतनी ही चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, अपने पास नोट डाउन करके रख लेनी है। गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे एक काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज या OCMC है ये। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विसेज के GS पेपर 2 के लिए, जो पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड को, चैलेंजेस को, और कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को भी। काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। OCMC, इसका मतलब है एक कैंडिडेट का एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस लड़ना। पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत इस प्रक्रिया को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, मतलब एक कैंडिडेट मल्टीपल सीट से इलेक्शन जीत सकता था। लेकिन 1996 में एक अमेंडमेंट आया जिसमें कैंडिडेट को 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्टेस्ट करने की लिमिट लगा दी गई। मतलब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछूं कि आज की डेट में एक कैंडिडेट जो है, जो इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं, वो मैक्सिमम कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो आंसर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बता ही दिया है, कमेंट बॉक्स पे आप लिखकर बता दें। इसके अलावा ये अमेंडमेंट की आवश्यकता क्यों थी, क्यों 2 ही सिर्फ सीट्स तक लिमिट कर दिया गया एक कैंडिडेट को? तो रीजन बहुत सिंपल था, अब अननेसेसरी बाय इलेक्शन को अवॉइड करने के लिए। अब समझो कि अगर एक कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाता है तो एक सीट को खाली करना पड़ेगा उसे, जिससे फिर से बाय इलेक्शन होंगे, है कि नहीं? अब बाय इलेक्शन काफी कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और पब्लिक रिसोर्सेज को डाइवर्ट करते हैं। ऑफिशियल्स वगैरह को फिर यहां पर अपनी ड्यूटी जो है वो देनी पड़ती है, मेन उनका काम छोड़कर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है। लेकिन आज भी डिस्पाइट दिस अमेंडमेंट OCMC की प्रैक्टिस कंटिन्यू है, जो कि फाइनेंशियल बर्डन और पॉलिटिकल चैलेंजेस क्रिएट करती है। अब OCMC से रिलेटेड चुनौतियां क्या है? तो कॉस्ट ऑफ बाय इलेक्शन, जो मैं अभी आपको बता ही चुका हूं, जब एक कैंडिडेट मल्टीपल सीट जीत लेता है और एक सीट खाली करनी पड़ती है ना, तो बाय इलेक्शन होते हैं। ये बाय इलेक्शन करोड़ों का खर्चा करते हैं, इससे पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज होता है और फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बढ़ता है। फिर है अनफेयर पॉलिटिकल एडवांटेज, रूलिंग पार्टी को काफी फायदा होता है बाय इलेक्शन में, क्योंकि वो रिसोर्सेज इजीली मोबिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा है। लेकिन अपोजिशन पार्टी को इसमें फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फिर इसके अलावा फ्रीक्वेंट बाय इलेक्शन से गवर्नमेंट बाय द पीपल का प्रिंसिपल खराब होता है। अगर एक कैंडिडेट ऑलरेडी हार चुका है तो उसे दोबारा इलेक्शन में उतरना पड़ता है, इससे डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म होती है और रूलिंग पार्टी को अनफेयर एडवांटेज जो है वो मिलता है। अब बाय इलेक्शन गाइस काफी कॉस्टली होते हैं और पब्लिक फंड से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसका नेगेटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है,
स्पेशली जब ब्लैक मनी भी इलेक्टोरल कैंपेन में इन्वॉल्व होता है। मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ना एक तरह से स्ट्रेटेजिक हेजिंग है। लीडर्स अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, जिससे वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर रखते हैं। वो सोचते हैं कि चलो ऑप्शंस मिल जाए उन्हें, बट अल्टीमेटली ऑप्शन तो खराब है ना भाई, इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा खराब है। तो आपको क्या लगता है, ये जो प्रिंसिपल हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है ओसीएमसी का, बाय द वे इसका फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या सही है आपके हिसाब से? आपका 2 लाइन में आप अपना ओपिनियन दीजिए कि आपके हिसाब से क्या ये सही है। अब चलते हैं इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की तरफ। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कैंडिडेट को मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, लेकिन उनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अपनी एक्स्ट्रा सीट खाली करनी पड़ती है। बाकी कंट्रीज में प्रैक्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जो कैंडिडेट्स को मल्टीपल सीट से इलेक्शन लड़ने से डिस्करेज करते हैं। 2004 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ सुधार सामने प्रस्तुत किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि कैंडिडेट्स को उनकी खाली सीट पर बाय इलेक्शन के कॉस्ट का एक पार्ट बियर करना होगा, यानी कि जो सीट खाली कर रहा है अपनी छोड़ रहा है तो उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इससे कैंडिडेट्स को मल्टीपल सीट्स से लड़ने से रोकने की कोशिश की जा सकती है। तो ये प्रपोजल रखा ईसीआई ने और बहुत अच्छा प्रपोजल है ये, कि भाई जब तुम सीट खाली कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यार फिर बाई इलेक्शन का खर्चा तुम ही बियर करो। आपको इसी पता है, जब आप जैसे कोई एक व्यक्ति है एग्जाम में जब सेलेक्ट हो जाता है, आईएएस आईपीएस या कोई भी जॉब में अगर सेलेक्ट होता है, तो पता है एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो आपको जॉब नहीं छोड़नी है। अगर आप जॉब छोड़ते हो तो फिर आपको जो है वो पैसा देना पड़ता है। और ये चीज़ होता है कई बार, एक कंपनी जो होती है वो इवन अगर एमएनसीज की बात करें तो एक किसी कैंडिडेट को या किसी इंप्लॉई को एक कंपनी अब दूसरी कंपनी से हायर कर दी है, तो पता है आपको कि जिस कंपनी से उसने उसको हायर किया है, अगर विद इन टाइम फ्रेम जो बाउंडेशन वगैरह जो होता है ना कि भाई 3 महीने का नोटिस पीरियड या जो भी नोटिस पीरियड, तो नोटिस पीरियड से पहले अगर हायर कर लिया होता है तो जिस कंपनी ने हायर किया उसको वहां पे पैसे देने पड़ते हैं उसको हायर करने के लिए एम्प्लॉय को। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी प्रोफेशनल रहती हैं और जो काफ़ी सही भी रहती है, लोगों की जॉब सिक्योरिटी के लिए बढ़िया रहती है। बट आजकल तो कुछ मतलब बहुत सारी जगहों पर प्रोफेशनलिज्म बचा ही नहीं है, घटिया प्रैक्टिसेस जो है वो कंडक्ट की जाती है, एम्प्लॉयज़ वगैरह के ऊपर अननेसेसरली प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो इससे कंपनी का जो है फ़ायदा तो होता नहीं है, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि फिर एम्प्लॉय जो है और कंपनी के लिए नहीं है, फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो काम करता है और कुछ नहीं। और जैसे ही उसका पर्सनल इंटरेस्ट फिनिश होता है वो फिर निकल जाता है। बट अभी मजबूरी भी है, इन्फ्लेशन महंगाई के कारण लोग जो है वो मजबूरी में काम कर रहे हैं, इसलिए तो ये सुसाइड वगैरह के केसेस देखने को मिल रहा है, राइट। तो हर एंगल से आपको चीज़ों को जो है वो समझना सीखना बहुत ज़रूरी है गाइस। यही सिविल सर्विसेज की वो है मेन चीज़। अब सुनो, अब हमने जो है वो किस चीज़ के बारे में जो है बात करी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि अगर सीट खाली करोगे तो एक पैसा मतलब कुछ आपको अमाउंट देना पड़ेगा। फिर सेक्शन 151A जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसको अमेंड करने की बात की गई, जिसमें बाय इलेक्शन को 1 साल के बाद ऑर्गेनाइज करना था ताकि कॉस्ट और डिसरप्शंस कम हो सके। अब ये सुधार जरूरी क्यों है? तो ओसीएमसी को एलिमिनेट करने से काफी बेनिफिट्स हो सकता है, इसको अगर हम हटा दें तो काफी फायदा है। पब्लिक फंड्स पर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, रूलिंग पार्टीज को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलेगा, कैंडिडेट्स को लोकल गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करने का मौका मिलेगा इंस्टेड ऑफ इलेक्टोरल हेजिंग। सो गाइस, ओसीएमसी एक ऐसी प्रक्रिया है जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करती है और पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज करती है। रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो सके। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने आज समझा। ओसीएमसी, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये देखो मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी नोट्स मेंशन कर दिए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर पहले लिमिट नहीं थी, फिर 1996 के बाद मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर लिमिट लगा दी। इसमें प्रॉब्लम्स क्या है भाई, बहुत महंगा हो जाता है इलेक्शन, अनफेयर पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है रूलिंग पार्टी को, डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचता है, फाइनेंशियल बर्डन पब्लिक के ऊपर आ जाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी कंट्री के अंदर भी मल्टीपल मतलब ये ओसीएमसी का कॉन्सेप्ट है, बट कुछ टाइम रिस्ट्रिक्शंस के साथ। रिफॉर्म्स यही सजेस्ट किए गए हैं कि भाई कॉस्ट इम्पोज करो, यानी कि खर्चा जो है वो बियर करे जो व्यक्ति अपनी सीट वेकेट कर रहा है। और 151A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट
को जो है वो अमेंड करो बेटर मैनेजमेंट के लिए। वैसे तो खत्म कर देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो गाइस देखो, ओसीएमसी की सच्चाई के बारे में हमने बात करी, हमारी लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है इससे, ये भी हमने समझा, राइट। और ये सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी के लिए आपके। तो देखो ये कंसेप्ट्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत ज़रूरी होते हैं जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। गाइस तमिलनाडु के डिंडीगुल में एक बहुत ही खतरनाक घटना हुई है, तो उसी घटना को हम डिस्कस करेंगे और सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तो सबसे पहले तो डिंडीगुल के एक सिटी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी यूनिट में बहुत भीषण आग लगी। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा और 2 महिला शामिल थे। ये सब लोग हॉस्पिटल लिफ्ट में फंस गए थे और जब धुआं हर जगह फैल गया और आग जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉर्ट सर्किट से लगी थी और बहुत ही जल्दी ऊपर फ्लोर्स तक जो है वो स्प्रेड हुई और हर जगह धुआं धुआं देखने को जो है वो मिला। इस आग की वजह से लगभग 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सिर्फ एक पेशेंट था, बाकी सब विजिटर थे। पावर सप्लाई को शट ऑफ कर दिया गया, लेकिन हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई, भागम दौड़ी हो गई, घबराहट की स्थिति बन गई, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कोई भी लिफ्ट में फंसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे पाया और ऊपर वाले फ्लोर्स पे जो पेशेंट्स थे उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और 32 पेशेंट्स को लगभग गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। 3 पेशेंट्स को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ी। ये इंसिडेंट सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है गाइस, इंडिया के कई हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेकार है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। ऐसे इंसिडेंट के एग्जाम्पल्स और भी हैं, सिर्फ एक नहीं। 15 नवंबर को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में आग लगी थी, जिसमें 10 छोटे बच्चों की बेचारों की जान चली गई, बेकसूरों की, मासूमों की। मई 2023 में ईस्ट दिल्ली के न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगी, वहां 7 नवजात बच्चों की जो है वो मौत हो गई। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में फायर प्रूफिंग सिस्टम नहीं होते हैं और ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एस्केप मैकेनिज्म भी यहां पर मिसिंग होते हैं। जो होता है ना कि एस्केप वाला जो एरिया जो होता है, आपने कई बार देखा होगा, सीढ़ियों वाला एरिया बाहर साइड से निकलने का, फायर एग्जिट भी जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, है ना, वहां पर है ही नहीं। तो सोचिए आप, गवर्नमेंट रेगुलेशंस तो है, उनको इंप्लीमेंट प्रॉपरली नहीं किया जा रहा। ये एक सीरियस इशू है। आप आगे चल के जब आईएएस बनेंगे तो निरीक्षण में जाएंगे, तब आप देखेंगे कि हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। कोई कमी होगी तो आप फाइन इंपोज करेंगे, बट क्या हो रहा है कि अधिकारी ऐसे विजिट नहीं कर रहा है। दैट इज द इशू। प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। चलो हड़का के आ गए, फाइन भरवा के आ गए, बट ये इंश्योर करना भी तो जरूरी है कि भाई इसको मुझे 15 दिन के अंदर में फिर आऊंगा या आऊंगी चेक करने। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इस स्ट्रेटेजी से हमको एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि हॉस्पिटल के फायर सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल्स को फायर लाइसेंस रिन्यू करने की रेगुलर प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए और ये लाइसेंसेस तभी रिन्यू होनी चाहिए जब हॉस्पिटल्स सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करें। अगर हम ऐसे इंसिडेंट्स को रोकना चाहते हैं तो ये रूल्स हर हॉस्पिटल में इंप्लीमेंट करना होगा बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। हॉस्पिटल्स शुड बी प्लेसेस फॉर हीलिंग, नॉट डेथ ट्रैप। यस, तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इंश्योर करना होगा कि हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को निगलेक्ट किया जाए और फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रॉपरली फॉलो की जाए। तो शॉर्ट नोट्स पे आप मेंशन कर सकते हो कि देखो यार, इस सिटी हॉस्पिटल में जो है वो आग लगी, 6 लोगों की मौत हो गई, बच्चों की, 2 महिलाओं की। ये बेसिकली एक उसके लिए केस स्टडी के लिए आपको हेल्प करेगा। फिर इसमें इशू क्या हुआ, सफोकेशन हुई काफ़ी विक्टिम को, 32 पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। ये चाहो तो लिख लो वरना ज़रूरत नहीं है। अब आज की डेट में प्रॉब्लम्स क्या है कि हॉस्पिटल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है। ऐसी इंसिडेंट्स झांसी में और ईस्ट दिल्ली में भी देखने को मिले। फायर प्रूफिंग की कमी है, प्रॉपर इमरजेंसी सिस्टम काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में नहीं है। तो करना क्या है, स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो भाई सेफ्टी नॉर्म्स को, रेगुलरली रिन्यू करवाओ फायर लाइसेंस को हॉस्पिटल्स के लिए। वहाँ पे तो फायर एक्सटिंग्विशर्स भी ऐसे रखे होते हैं कि साला किसी काम के ही नहीं है वो, राइट। ऐसी उसमें अलग जंग जो है वो लगी पड़ी हुई दिखाई देती है कि वो सिर्फ नाम के लिए जो है फायर एक्सटिंग्विशर रख लिया, ना उसकी मेंटेनेंस हो रही है। आपने भी शायद मेरे ख्याल से कई बार जो है वो नोटिस किया होगा ये सब चीज़ें।
आपका अगर कोई एक्सपीरियंस हो इसी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स पर आप बता सकते हैं। बाकी नोट्स मैंने आपको जो है बता दिए हैं कि किस तरीके के नोट्स जो है वो आपको बनाने शॉर्टली, दैट्स इट। अब गाइस हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है जुडिशरी का रोल इन प्रोटेक्टिंग सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म्स इम्पैक्ट ऑन सोशल फैब्रिक। सो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट डिसीजन और प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के बारे में बात करेंगे, जो हम पिछले कई हफ्तों से कर रहे हैं और इसकी एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा आइडिया आपको ऑलरेडी है ही। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है और इसका सिग्निफिकेंस, तो आप जानते ही हैं इसके बारे में। इस कानून का मेन पर्पस है रिलीजियस प्लेसेस की जो रिलीजियस कैरेक्टर थी वो फ्रीज कर दी गई थी 15 अगस्त 1947 तक। मतलब अगर किसी भी रिलीजियस प्लेसेस का कैरेक्टर उस टाइम के बाद चेंज किया गया तो वो इलीगल होगा। इस कानून से हमारा सेक्युलर फ्रेमवर्क को प्रोटेक्ट किया गया और कम्युनल डिवाइड्स को रोकने की कोशिश की गई कि रिलीजन के आधार पर लोग डिवाइड ना हो। अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है जो नई डिस्प्यूट्स को हॉल्ड करता है, स्पेशली रिलीजियस साइट्स को लेकर। यह डिसीजन उन केसेस के लिए है जहां लोग रिलीजियस साइट को लेकर नए डिस्प्यूट्स फाइल कर रहे हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, संभाल में ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि ये सब मोटिवेटेड लिटिगेशन हो सकते हैं जो सिर्फ कम्युनल टेंशंस को बढ़ावा देगा। अब हम बात करते हैं जुडिशियल परमिसिवनेस के बारे में। नोट डाउन कर लेना, जुडिशियल परमिसिवनेस। कई बार कोर्ट ने ऐसे सिविल सूट्स को यानी कि सिविल केसेस को अलाउ किया है जिसमें रिलीजियस साइट्स का सर्वे करना शामिल था। ये सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट जाते हैं क्योंकि ये कानून स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा है कि ये सर्वे अलाउ किए गए हैं, जैसे कि वाराणसी और मथुरा में। इसके बाद आती है हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। राम जन्मभूमि मूवमेंट की बात करें तो हमने देखा कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज और जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू रिलीजियस साइट्स का स्टेटस चेंज किया गया। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन 1992 में हुआ था, जिससे कम्युनल टेंशन बहुत बढ़ गई थी, दंगे हो गए थे पूरे देश में, और आज भी ये इशू कम्युनल डिवाइड का एक सोर्स है। सो आज के टाइम में हमें जुडिशियल कॉशन की बहुत जरूरत है, यानी कि जुडिशरी जो है वो थोड़ा सा सतर्क रहे। अगर इल मोटिवेटेड केसेस एंटरटेन किए जाएंगे तो ये कम्युनल टेंशन को और बढ़ाने का कारण बनेंगे। तो जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर फैब्रिक को प्रोटेक्ट करना है, और अगर जुडिशियल सिस्टम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा तो सेक्युलरिज्म पर खतरा बहुत बढ़ सकता है। तो हमें जुडिशियल सिस्टम की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्रिक्टली लागू किया जाना चाहिए। जुडिशरी को इंश्योर करना होगा कि सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट किया जाए और कानून को सरकमवेंट ना किया जाए फॉर पॉलिटिकल या कम्युनल रीजंस। तो गाइज आज इस टॉपिक के थ्रू हमने सीखा कि जुडिशरी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, राइट, कि सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट करते हुए रिलीजियस साइट को लेकर जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उन्हें किस तरह हैंडल करना है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो गाइडलाइंस भी दे दी हैं, आप जानते ही हैं इसके बारे में। अब इस टॉपिक में आई डोंट थिंक कि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है। जुडिशियल परमिसिवनेस जो होता है वो होता है कि कोर्ट को अवॉइड करना चाहिए ऐसे केसेस जो किसी मतलब दंगे वगैरह जो है वो करें, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल परमिसिवनेस, कि थोड़ी सतर्कता से केसेस जो है वो लिए जाए, अवॉइड किया जाए केसेस को। और परसिसिवनेस का मतलब जो है, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको और समझाऊं तो इसका मतलब होता है, अभी जैसे कि मैंने आपको एक चीज तो बताई थी कि आप ज्यादा फ्री मत हो किसी चीज को लेकर, राइट, उसके सरकमस्टेंसेस समझो कि क्या हो सकते हैं, उसके बाद फिर एक्शन जो है वो लिया जाए समझने के बाद। तो बेसिकली जब कई बार एक्सेसिव फ्रीडम जो है वो मिल जाती है किसी को तो उसको भी परसिसिवनेस जो है वो कहा जाता है।
तो जुडिशरी जो है वो एकदम फ्रीली होकर ऑपरेट ना करे, वो कुछ चीज़ों पर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करे। यही है जुडिशियल परमिसिवनेस। बस ठीक है, बस इतना ही लिखो जुडिशियल परमिसिवनेस के बारे में। बाकी जुडिशियल कॉशन जो है वो क्या होता है, वो यही होता है, चेतावनी थोड़ी सी कि भाई थोड़ा सा मतलब कि ये बहुत ज़रूरी है कि सेक्युलरिज्म को मेंटेन रखना है और इलीगल प्रोसेस जो है वो कम्युनल या पॉलिटिकल गेन के लिए यूज़ ना हो, उस पर फोकस करना है, यानी कि थोड़ा सतर्क रहे कोर्ट। तो इसके अंदर ये दो ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी पूरे मुद्दे के बारे में तो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो। अब गाइस बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में। अब ये टॉपिक है द डिजिटल फ्रंटियर ऑफ इनइक्वालिटी। हम इसमें इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल सेफ्टी के मुद्दे और वुमेन सेफ्टी का क्या मुद्दा है डिजिटल वर्ल्ड में, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की डिजिटल प्रोग्रेस की। आज गाइस इंडिया में 1.18 बिलियन मोबाइल कनेक्शंस हैं, 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और 600 मिलियन स्मार्टफोन्स यूज किए जा रहे हैं। ये सब हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। जैसे स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, भारत नेट, ये सब इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। अब ये सब स्कीम गांव क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त करने में मदद करती हैं, जिससे उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है। एक फैक्ट है कि रूरल महिलाओं के पास 55.6% जनधन अकाउंट्स हैं, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बूस्ट कर रहा है। डिजिटल इंक्लूजन से उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उनका इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव होता है। पर जैसे जैसे डिजिटल एक्सेस बढ़ता है, वैसे वैसे कुछ नई चुनौतियां भी सामने आती हैं। महिलाओं की सेफ्टी एक मेजर चिंता बन गई है। महिला का जो एक्सपोजर हो रहा है टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस, इससे बढ़ रहा है। फिर से रिपीट करता हूं, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस, जैसे साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन हरासमेंट या फ्रॉड्स, फेक प्रोफाइल्स के थ्रू ये बढ़ रहे हैं। गांव क्षेत्रों में महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी की कमी होती है और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उन्हें किस तरह रिपोर्ट करना है, कंप्लेन करनी है अगर उन्हें ऑनलाइन हरासमेंट का सामना किया हो। तो ये उनकी पार्टिसिपेशन डिजिटल स्पेस को लिमिट कर देता है और वो अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूर कर लेती हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद। अब डिजिटल जेंडर बेस्ड वायलेंस का इंपैक्ट सिर्फ महिलाओं तक नहीं बल्कि सोसाइटी तक भी होता है। महिला जो पब्लिक रोल्स में है, जैसे जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस, उन्हें ज़्यादा हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। ये उनकी करियर ग्रोथ और मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट और सोसाइटी ने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो लीगल प्रोटेक्शंस हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, भारतीय न्याय संहिता 2024, जो ऑनलाइन सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के थ्रू महिला एनोनिमसली अपनी केस रिपोर्ट कर सकती हैं, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। डिजिटल शक्ति जैसे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल लिटरेसी के टूल्स दिए जा रहे हैं। ये इनिशिएटिव उनको सशक्त करता है ताकि वो सेफली और कॉन्फिडेंटली ऑनलाइन स्पेसेस में नेविगेट कर सकें। इंडिया का इस दुनिया भर में इस इशू को रेस कर रहा है, जैसे कि 67th सेशन ऑफ कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जहां हमने ग्लोबल डायलॉग में पार्टिसिपेट किया। यहां पे हमारा फोकस है कि गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और टेक इंडस्ट्री को मिलके स्ट्रिक्ट कानून और ऑनलाइन सेफ्टी को इन्फोर्स करना होगा। अब आगे की तरफ हमको फोकस करना होगा डिजिटल लिटरेसी पे। स्कूल्स में सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करना होगा और छोटे बच्चों में और पुरुषों के लिए अवेयरनेस वर्कशॉप कंडक्ट करनी होगी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिटेक्शन के लिए, इन्फोर्समेंट के लिए, लेकिन ह्यूमन ओवरसाइट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर्वाइवर सपोर्ट सिस्टम जैसे टेक शक्ति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको मतलब और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। सो गाइज, हमने ये समझा कि महिलाओं की सेफ्टी जो है वो डिजिटल स्पेस में हमारे लिए सिर्फ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेशनल ड्यूटी भी है। तो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है
कि हम अपनी महिलाओं को ऑनलाइन सेफ और सशक्त बनाएं। तो ये हमारे प्रोग्रेस का हिस्सा है और हमें इसे बहुत सीरियसली जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के जब आप ऑफिसर बनोगे तो आपका काम जो है वो यही होगा। और ऑफिसर तभी बनोगे आप जब आप हर तरीके से जो है वो अवेयर रहोगे, राइट, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है क्या क्या नहीं है। तो नोट्स तो आपके सामने हैं ही। तो इंडिया की डिजिटल रेवोल्यूशन जो है उसने मिलियंस लोगों को एम्पावर किया, स्पेशली रूरल महिलाओं को जनधन योजना जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू। बट रिस्क जो है वो टेक्नोलॉजी फैसिलिटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस का बढ़ रहा है, जिसमें ऑनलाइन हरासमेंट हो रहा है महिलाओं में और साइबर स्टॉकिंग देखने को मिल रही है। अब लीगल प्रोटेक्शन और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जैसे डिजिटल शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। अब मेरा एक टास्क है आप लोगों के लिए, जो डिजिटल शक्ति है इसके बारे में आपको पढ़ना है और 3 या 4 लाइन में कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है कि ये क्या है ये डिजिटल शक्ति। और इंडिया एक्टिवली जो है वो काम कर रही है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के साथ स्ट्रॉन्गर डिजिटल सेफ्टी कानून को जो है वो इंश्योर करने के लिए। और फ्यूचर एक्शंस का फोकस है डिजिटल लिटरेसी के ऊपर, स्ट्रिक्ट कानून बनाने के ऊपर और सर्वाइवर सपोर्ट मैकेनिज्म्स के ऊपर। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है कार्बन मार्केट का, और ये कैसे काम करता है इसको हम समझेंगे। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज कार्बन मार्केट। तो कार्बन मार्केट का मतलब है एक कार्बन मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जहां कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करने के लिए राइट्स यानी परमिशन खरीदे और बेचे जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बन मार्केट एक ऐसी सिस्टम है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के जो अधिकार है, राइट्स है, परमिशंस है, वो खरीदे और बेचे जाते हैं। ये परमिशन कार्बन क्रेडिट्स के रूप में दिए जाते हैं जिनका वैल्यू होता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन क्रेडिट इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ये रेगुलेट होता है कि कितना कार्बन हम एनवायरमेंट में डाल रहे हैं। अब समझते हैं कि ये मार्केट काम कैसे करता है। गवर्नमेंट या फिर रेगुलेटरी बॉडीज एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्बन क्रेडिट जारी करती हैं ताकि टोटल एमिशंस को कंट्रोल किया जाए। जैसे ही एक कंपनी को कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं वो उन्हें यूज कर सकती है या बेच सकती है। अगर किसी कंपनी के पास ज्यादा कार्बन क्रेडिट्स हैं तो वो उसे बेच सकती है उन कंपनीज को जो ज्यादा कार्बन रिलीज करते हैं। अगर कोई कंपनी एमिशन कम कर रही है, यानी कि कम एनवायरमेंट को पल्यूट कर रही है, कम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही है, तो वो अपने अनयूज्ड क्रेडिट्स बेच सकती है। जब कंपनीज को कार्बन क्रेडिट के लिए पैसे देने पड़ते हैं तो उन्हें अपनी एमिशंस को रिड्यूस करने की इंसेंटिव्स मिलती है ताकि वो ज्यादा कार्बन ना एमिट करें। सो गाइस, इस कार्बन मार्केट का बेनिफिट क्या है? तो देखो यार, पॉल्यूशन जो कार्बन एमिशन से होता है ये एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। इसका मतलब कि पॉल्यूशन का कॉस्ट समाज को उठाना पड़ता है, ना कि वो कंपनी को जो पॉल्यूट कर रही है। यस, तो कार्बन मार्केट्स कंपनीज को ये कॉस्ट पे करने पर मजबूर करते हैं जो एमिशन करती हैं। जब कार्बन पर प्राइस लगता है तो कंपनीज को पॉल्यूशन कम करना पड़ता है ताकि वो अपना पैसा बचा सकें, और इससे वो क्लीनर टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में कार्बन एमिशन को मेजर और रिपोर्ट करने का प्रोसेस काफी एफिशिएंट हो गया है और ग्लोबल लेवल पर इस प्रोसेस को कॉर्पोरेट जो है वो करते हैं। अब सुनो, इसके चैलेंजेस भी हैं। अब इतनी अच्छी चीज तो हमने देख ली, बात कर ली कि यार कितना बढ़िया है, बट इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। काफी सारी कंपनीज कार्बन ऑफसेट खरीद लेती हैं बिना अपने एमिशन को रिड्यूस किए। मतलब उन्होंने अपने एमिशन को कंट्रोल नहीं किया, बस कार्बन क्रेडिट खरीद लिए। तो मतलब ही क्या मिला? कुछ गवर्नमेंट मार्केट्स को रेगुलेट करने में हेजिटेट होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा या कॉस्ट बढ़ा देगा। इस वजह से मार्केट काफी इनएफिशिएंट हो सकता है, और अगर कार्बन क्रेडिट मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो मार्केट का इंपैक्ट कम हो जाता है और रियल एमिशन रिडक्शन नहीं होता।
कई बार कार्बन ऑफसेट को स्ट्रिक्टली वेरीफाई नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि लोग ऐसे क्लेम्स करते हैं जो सच नहीं होते और ये एमिशन रिडक्शन को इंश्योर नहीं करते। कई बार सिर्फ पेपर में जो है वो बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कम रिलीज किया है, बट एक्चुअल में वो ज्यादा कर रहा है। तो गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस इसमें। कुछ कंपनीज जानबूझकर खुद से रिपोर्ट करती हैं सिस्टम्स को, राइट, बट कुछ कंपनी नहीं करती हैं। बट इस चीज को मैंडेटरी कर देना चाहिए, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए कि सभी कंपनी जो है वो बताएं कि उनने कितना एमिशन जो है वो किया है। गवर्नमेंट कार्बन बजट को रेगुलेट कर सकती है और इंश्योर कर सकती है कि एमिशन जेन्युइनली रिड्यूस हो, और उसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली काम करने की आवश्यकता है। अब कार्बन क्रेडिट का आइडिया गाइस 1990 का है, यूएसए में आया था, और यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन को कंट्रोल किया गया। और आज भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 जैसे इंटरनेशनल प्रयास जो है वो इस सिस्टम को ग्लोबली रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट इफेक्टिवली जो है वो काम कर सकें। तो नोट्स तो आपके पास है ही, सिर्फ इतनी सी चीज लिख लो, कार्बन मार्केट क्या है ये आपको जो है वो मेनली मेंशन करना है, राइट, कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर कार्बन एमिशन के अधिकार, जिसको कार्बन क्रेडिट्स बोलते हैं, उसको खरीदे और बेचे जाते हैं। और ये क्रेडिट जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ CO2 एमिशन जो है वो स्पेसिफाई करता है, राइट। ये तो हो गया कार्बन मार्केट। और कार्बन क्रेडिट मतलब कि हर एक कार्बन क्रेडिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि 1000 किलोग्राम, 1 मेट्रिक टन जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो। और टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट जो है वो लिमिटेड है टू कंट्रोल एमिशंस इन मार्केट। अब इसके बेनिफिट क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, पॉल्यूशन जो है वो कार्बन एमिशन के तौर पर जो भी होता है, तो उसको एज ए इकोनॉमिक एक्सटर्नैलिटी के तौर पर देखा जाएगा, कि जिससे कि लोग उसे खरीद बेच सकें और कम कर सकें पॉल्यूशन को, ठीक है। इसके चैलेंजेस भी हैं, जैसे रेगुलेशंस की कमी है, राइट, वेरिफिकेशन का इशू है। कुछ कंपनी परचेज कर सकती है कार्बन ऑफसेट बिना एक्चुअली में अपने एमिशन को रिड्यूस किए, कि पैसा देके पूरा काम चल रहा है, मार्केट भी इससे खराब हो सकता है। बस ये पूरे 1990s में यूएसए के अंदर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम जो है वो लाया गया, और अब तो काफ़ी फेमस हो गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 के अंदर भी इसका जिक्र हम लोग को जो है वो देखने को मिला है। तो ये इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, दैट्स इट। अब गाइस डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस के टॉपिक के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 2 पेपर 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन? तो बहुत सिंपल है, इसका मतलब है कि नेशनल और स्टेट इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट करना। यह आइडिया काफी सिंपल लगता है, लेकिन इसके साथ काफी कॉम्प्लेक्स इशू भी जुड़े हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 बिल इंट्रोड्यूस किए थे इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन अभी तक उनको डिस्कस करना टाल दिया गया है क्योंकि प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है। तो आइए समझते हैं क्यों ये इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। अब देखो यार, इंडिया के अंदर 1.4 बिलियन लोग हैं, 140 करोड़ लोग, और ऐसे में इलेक्शंस को मैनेज करना ऑलरेडी काफी मुश्किल है। और अगर हम नेशनल और स्टेट इलेक्शंस को एक ही टाइम पे करेंगे तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। स्टेट इलेक्शंस ऑलरेडी मल्टीपल फेजेस में होते हैं। अब सोचो, अगर सब इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो हर स्टेट्स की अलग इश्यूज होंगी, अलग पार्टीज और अलग इलेक्टोरल रूल्स होंगे, तो ये एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है, साइमल्टेनियस इलेक्शन सेंट्रलाइजेशन को बढ़ा सकती है। आलोचकों का कहना है कि इससे प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को पुश मिलेगा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ जाएगा और स्टेट्स की ऑटोनॉमी कम हो जाएगी। अब इंडिया एक फेडरल कंट्री है, मतलब स्टेट के पास अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस लाते हैं तो स्टेट्स को अपने इलेक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट के शेड्यूल के साथ मैच करने की जरूरत पड़ेगी। यह उनकी ऑटोनॉमी को थोड़ा वीक करेगा। और इंपैक्ट जो है गवर्नेंस और रिप्रेजेंटेशन का क्या होगा, इस पर बात करें तो गवर्नेंस और रिप्रेजेंटेशन के बारे में, अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट का टेन्योर मिड टर्म पे खत्म हो जाता है तो नॉर्मली एक फ्रेश इलेक्शंस हो सकता है। लेकिन साइमल्टेनियस इलेक्शंस का केस अगर देखें
तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बाय इलेक्शन को टाइम पे कंडक्ट करना भी मुश्किल हो सकता है। अब रिस्क जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग का, ये क्या है? तो साइमल्टेनियस इलेक्शन से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रिस्क भी बढ़ जाएगा। जब इलेक्शंस एक साथ होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी का फोकस अपनी गवर्नमेंट को ज्यादा टाइम तक बनाए रखने पर होगा, ना कि असली गवर्नेंस पर। इसे हॉर्स ट्रेडिंग का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब पॉलिटिशियंस अपनी सपोर्ट को सिक्योर करने के लिए डील करेंगे, और फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के बीच का बैलेंस भी जो है वो बहुत बुरी तरह से गड़बड़ाएगा। इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ही हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है, और ये बैलेंस अगर बिगड़ गया तो सोचिए कितनी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा आ जाएगी तो ये डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स को वीक कर देगा। सबसे बड़ी चिंता वाली बात यही है कि पावर एक ही जगह यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी तो स्टेट की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को नुकसान होगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विजन के अगेंस्ट होगा जो स्टेट को इंडिपेंडेंस को इंपॉर्टेंस देता है। फाइनली अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस को इंप्लीमेंट भी करते हैं तो ये काफी प्रैक्टिकली कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फेडरलिज्म, गवर्नेंस और लॉजिस्टिक के इश्यूज अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं, और अगर बिना प्रॉपर सिस्टम के इंप्लीमेंट किया गया तो ये इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को और कॉम्प्लिकेट बना देगा। तो मतलब ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट है तो वह आज की डेट में इम्प्रैक्टिकल जो है वो हो गया है। समझ रहे हो आप बात को? तो अब देखो, ये देखो एक और व्यू पॉइंट आपको वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड मिल गया जो आप मेंस में उपयोग जो है वो करोगे। अब देखो आपके सामने जो है मैंने जो नोट्स लिखे हुए हैं, तो आपको जो है वो उसको किस तरीके से जो है वो देखना है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब जो है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया एक बड़ी कंट्री है, वहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, है ना। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, सेंटर के हाथ में ज़्यादा पावर आ जाएगी, राइट। दो स्टेट्स की ऑटोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी। साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो बाय इलेक्शंस को होल्ड करने की फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट कर देगा, और इससे गवर्नेंस शासन को नुकसान पहुंचेगा। हॉर्स ट्रेडिंग का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगा साइमल्टेनियस इलेक्शन के साथ, यानी कि पॉलिटिशियन सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने आप को टिके रहने के ऊपर सोचेंगे, ना कि गवर्नेंस पर ध्यान देंगे, है ना। तो ये मेन चीज हम लोग को इसके अंदर देखने को मिल रही है। दैट्स इट। इंडिया मोरक्को डिफेंस रिलेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं गाइस। तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोरक्को अब एक इंपॉर्टेंट गेटवे बन रहा है इंडियन डिफेंस कंपनीज के लिए, जहां से वो अफ्रीका और यूरोप में अपना फुटप्रिंट एक्सपेंड कर सकते हैं। मोरक्को ने इंडियन डिफेंस कंपनीज को बुलाया है अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने के लिए। पर क्यों? तो मोरक्को के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि मोरक्को अपने जीरो ब्यूरोक्रेसी और इन्वेस्टर फ्रेंडली क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। जीरो ब्यूरोक्रेसी समझ रहे हो? यहां पर इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस करने में ज्यादा रुकावट नहीं आती और प्रॉफिट अच्छा होगा। ये मोरक्को के मिनिस्टर ने हमें बताया। अब 9 और 10 दिसंबर को इंडिया मोरक्को डिफेंस इंडस्ट्री सेमिनार हुआ था, जिसमें इंडियन एम्बेसी जो मोरक्को में है और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया। अब मोरक्कन ऑफिशियल्स ने जॉइंट वेंचर्स किए, टेक्नोलॉजी शेयर करी और प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज पिच किए इंडियन डिफेंस कंपनीज को कि भाई आप हमारे यहां पर आकर सेटअप करो। यह सेमिनार इंडिया और मोरक्को डिफेंस कोलैबोरेशन को और स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा। अब मोरक्को अपने आप को एक डिफेंस डेवलपमेंट हब बनाने का टारगेट रखता है। इसके लिए मोरक्को ने नेशनल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन और टाटा ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें WHAP 8x8 कॉम्बैट व्हीकल का लोकल प्रोडक्शन शुरू होगा। यह पार्टनरशिप इंडिया की डिफेंस सेक्टर के लिए एक मेजर स्टेप है, क्योंकि यह कोलैबोरेशन इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में हेल्प करेगा। मोरक्को अपने अटलांटिक फ्री जोन को हाईलाइट कर रहा है, जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंसेंटिव्स हैं। इंडियन डेलीगेशन ने मोरक्को के फ्री जोन और इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया। यह स्टेप इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का एक और पॉइंट है, जहां से इंडिया अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। इंडिया और मोरक्को के बीच 2023 में $4.1 बिलियन का ट्रेड हुआ है।
इंडिया रिफाइंड पेट्रोलियम व्हीकल्स और केमिकल्स मोरक्को को एक्सपोर्ट करता है। मोरक्को भी इंडिया का लार्जेस्ट बायर है फॉस्फेट का। ये ट्रेड रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल है और इससे फ्यूचर में और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। गाइस, मोरक्को की स्ट्रेटेजिक लोकेशन अफ्रीका और यूरोप के बीच इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कोलैबोरेशन इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सपेंड करने में मदद करेगा और डिफेंस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने की तरफ ये एक मेजर स्टेप है। सो गाइस, इस टॉपिक के अंदर हमने इंडिया और मोरक्को के डिफेंस रिलेशन को समझा, जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आईआर के टॉपिक के लिए। अब जो नोट्स है वो एज इट इज मेंशन कर लो। इंडिया मोरक्को का डिफेंस रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस एक्सपोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बेहतर करने के लिए। मोरक्को एज अ गेटवे के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज डिफेंस सेक्टर के अंदर मिनिमल ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ये प्रोवाइड करा रहा है। और डिफेंस सेमिनार, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और जॉइंट वेंचर एक्सप्लोर किए गए इस सेमिनार के अंदर। इंडिया और मोरक्को ने एग्रीमेंट जो है वो साइन किए लोकल प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। मोरक्को फ्री जोन्स ऑफर कर रहा है, इंसेंटिव्स ऑफर कर रहा है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेड इंडिया और मोरक्को के बीच में 4.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा है 2023 में। तो देखो, इस प्रकार से जो फैक्ट्स होते हैं ये थोड़े बहुत अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके मेंस में जो है आपको अच्छा वो मिलेगा, मतलब फायदा जो है वो मिलेगा, राइट? क्योंकि आपका आंसर जो होना चाहिए वो फैक्ट और कंसेप्ट दोनों मिला के जो है वो होने चाहिए। चलिए, दैट्स इट गाइस। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जलवाहक स्कीम के बारे में बात करेंगे, जो रिसेंटली केंद्र के द्वारा लॉन्च की गई है। कार्गो मूवमेंट को जो है वो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू जो है वो भेजने के लिए। अब इस स्कीम का मेन फोकस है नेशनल वाटरवे 1, 2 और 16 पर। तो आइए डिस्कस करते हैं। जीएस पेपर 2, पेपर 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो पहले स्कीम की बात करेंगे। जलवाहक स्कीम को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि लॉन्ग हॉल कार्गो मूवमेंट को इनहेंस किया जा सके इनलैंड वाटरवेज के थ्रू। ये स्कीम स्पेसिफिक है नेशनल वाटरवे 1 गंगा, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्रा और नेशनल वाटरवे 16 बारक, इनके लिए। ये स्कीम इंकरेज करती है स्टेक होल्डर्स को, जिससे शिपिंग कंपनीज, ट्रेड बॉडीज और फ्रेट फॉरवर्डर्स वो वाटरवेज को एक कॉस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल करें। अब देखो, इस स्कीम के हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो पहला, कार्गो मूवमेंट। इस स्कीम के अंडर कार्गो शिप्स जैसे कि MV-AAI, MV होमी भाभा, MV त्रिशूल, तो ये कार्गो शिप्स जो है इनको कोलकाता के GR जेट्टी से फ्लैग ऑफ किया गया है। ये शिप इंपॉर्टेंट रूट्स पे ऑपरेट करते हैं, जैसे कि हल्दिया से कोलकाता, कोलकाता पटना वाराणसी, कोलकाता से पांडु वाया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। अब फिक्स्ड सेलिंग सर्विस भी स्टार्ट की गई है, जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को रिलायबल और प्रेडिक्टेबल बनाएंगी। ये सर्विस इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर को कवर करती हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन एफिशिएंसी इंप्रूव हो। अब स्कीम में एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसमें ऑपरेटर्स को 35% तक रीइंबर्समेंट मिलेगा अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में। ये फाइनेंशियल सपोर्ट उनको इंकरेज करेगा वाटरवेज को अपनाने के लिए। एक कॉस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन है गाइस, ये आप जानते ही हैं। इनलैंड वाटरवेज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये रेलवेज और रोडवेज के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। पॉल्यूशन इससे कम होता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफ़ी कम रहती है। जलवाहक स्कीम के थ्रू मेजर शिपिंग कंपनीज को इनकरेज किया जा रहा है कि वो वाटरवेज को अपनी सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करें। इससे उनको अपनी ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिलेगी और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी। गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स इनिशियल पीरियड के लिए 3 साल के लिए लॉन्च की है। इससे कार्गो ऑपरेटर्स को सस्टेनेबल बेनिफिट्स मिलेगा, जिससे वो अपने ऑपरेशंस को स्केल अप कर सकें और इनलैंड वाटरवेज को एज अ मेजर ट्रांसपोर्ट के मोड पे जो अपना सकें। और कंपनीज ने गाइस अल्ट्राटेक सीमेंट ऑलरेडी, ये है कंपनी, नेशनल वाटरवे 1 को यूज कर रही हैं अपनी जिप्सम को लार्ज स्केल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये क्लियरली दिखाता है कि इनलैंड वाटरवेज को कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है और डिलीवरी टाइमली होती है। और फिक्स्ड सेलिंग सर्विस से सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक ऑपरेशन
ज़्यादा रिलायबल हो जाएंगे और टाइमली डिलीवर होना शुरू हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट रूट्स कोलकाता, पटना, वाराणसी ध्यान में रखना, और ये नेशनल वाटरवे 1 में है। और कोलकाता से पांडु, गुवाहाटी वाया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट 2, ये नेशनल वाटरवे 2 में है। तो जलवाहक स्कीम इनलैंड वाटरवेज को एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट ऑप्शन बनाकर कार्गो मूवमेंट को एफिशिएंटली बूस्ट करेगी। तो देखो, लिख लो जलवाहक स्कीम के बारे में मेन चीज कि इसको सेंटर ने लॉन्च किया है कार्गो मूवमेंट्स को इनलैंड वाटरवेज के थ्रू प्रमोट करने के लिए। नेशनल वाटरवे 1, 2 और 16 पर फोकस है, और रीइंबर्समेंट 35% तक मिलेगा ऑपरेशनल खर्चे का। इंपॉर्टेंट रूट्स ध्यान में रखो, और ये बेनिफिट जो है वो उसकी यही सब है कि काफ़ी सस्ता है, इको फ्रेंडली है, और एक अच्छा लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में काम करता है। दैट्स इट गाइस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से गाइस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सामने आता है, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ब्लैक होल्स और लाइट एकोस का टॉपिक है। क्या हम ब्लैक होल्स को उनकी लाइट एकोस के थ्रू समझ सकते हैं? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से। आप सबने सुना होगा कि ब्लैक होल्स कुछ भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इवन लाइट, है ना। लेकिन ये सिर्फ एक कॉस्मिक मॉन्स्टर नहीं है। इनकी स्टडी करना हमें गैलेक्सीज और स्टार के इवोल्यूशन के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। ब्लैक होल्स आखिर है क्या? एक ऐसी जगह हमारे ब्रह्मांड में जहां ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल्स के आसपास की एक्टिविटीज बताती हैं कि स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बने हैं, कैसे इवॉल्व हुए हैं। अब सवाल यह है कि लाइट एकोस क्या है और ये कैसे ब्लैक होल्स की प्रॉपर्टीज रिवील करते हैं। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब लाइट एक ब्लैक होल के पास से ट्रैवल करती है तो कुछ लाइट सीधा ये एब्जॉर्ब मतलब वो कर लेती है, ब्लैक होल उसको खींच लेता है, और कुछ मल्टीपल टाइम्स ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमती है। बात समझ रहे हो? एक लाइट जब पास हो रही है किसके पास से? ब्लैक होल के पास से, तो एकदम से कुछ पोर्शन तो ब्लैक होल ने अपने अंदर समा लिया, बट क्या होता है कि फिर कुछ ऐसी लाइट होती है उसकी आप कह सकते हो कि बीम्स जो होती हैं वो आजू बाजू घूम रही होती हैं किसके? ब्लैक होल के। वो एकदम से अंदर नहीं जाती, वो इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। ये मल्टीपल रूट्स अलग अलग टाइम डिलेस क्रिएट करते हैं जिन्हें लाइट एकोस कहते हैं। समझे आप? कि लाइट निकल रही तो एक बार में पूरी नहीं जाएगी, उसका कुछ पोर्शन चला जाएगा और उसके कुछ अलग अलग पोर्शन उसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे ब्लैक होल के। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें, M87 ब्लैक होल 55 मिलियन साल दूर है। ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसकी स्टडी इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप के जरिए की गई है, और जिसके थ्रू ये सब चीजों के बारे में पता लगा, लाइट एकोस के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस कंसेप्ट को पहले ही प्रेडिक्ट किया था अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। लाइट का बेंड होना और ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू घूमना, ये एक थ्योरेटिकल बेसिस है जो आइंस्टाइन ने दिया था। लाइट एकोस की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ब्लैक होल के पास और स्पिन पर डिपेंड करती है, ब्लैक होल के मास और स्पिन पर, सॉरी। अब इस स्टडी से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है? तो देखो यार, मास और स्पिन जैसी प्रॉपर्टीज एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्प मिलेगी, ब्लैक होल को समझने में हेल्प मिलेगी। आइंस्टाइन की थ्योरी का ये टेस्ट है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग और रिलेटिविटी के प्रेडिक्शंस को ये वैलिडेट कर रहा है, और बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री जैसे टूल्स के जरिए हम फ्यूचर स्टडीज को और बेहतर कर सकते हैं। आखिर में चैलेंजेस भी हैं। फ्यूचर में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो सटीकता इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट की जरूरत है। यह स्टडी कॉस्मिक स्ट्रक्चर और ग्रेविटेशनल डायनेमिक्स को डीपली समझने का एक नया एरा का दरवाजा खोल रही है। तो ये था एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और देखो नोट्स आपके सामने हैं ही। तो ब्लैक होल क्या है? एक ऐसा रीजन जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है कि लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। ये आप डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हो। लाइट एकोस एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पर लाइट लूप करती है ब्लैक होल्स के आसपास और टाइम डिले क्रिएट करती है। स्टडी यही हुई थी इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप से। M87 ब्लैक होल में ये देखने को मिला, और आइंस्टाइन ने भी अपनी जनरल
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस चीज़ के बारे में समझाया था। और इससे फ़ायदा क्या होगा, ब्लैक होल को समझने में, यूनिवर्स को समझने में, स्टार्स फॉर्मेशन को समझने में हमें हेल्प मिलेगी। इसके चैलेंजेस भी हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे हमें काम करने की सख्त आवश्यकता है। और गाइस, लास्ट द हिंदू न्यूज़पेपर का जो लेक्चर आया था, तो उसमें जैसा अभिषेक जी ने पूछा था तो मैंने रिप्लाई कर दिया था। और फिर बाकी और किसी का आंसर्स वगैरह तो आया नहीं। आप ट्राई किया करो क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखने की। और पीडीएफ के बारे में कीर्ति सिंह ने पूछा है, तो कीर्ति सिंह पीडीएफ जो है वो यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज में जो है वो मिलती हैं। जब आप पेड कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन करते हैं तो आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे दिए गए नंबर पर का डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ पर नंबर पर कांटेक्ट करके जो है वो आप मांग सकते हैं। तो बस गाइज, आज के लिए इतना ही था। और होपफुली मैंने जो आपको लेक्चर्स पढ़ाए हैं, समझाए हैं, आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आए होंगे। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद गाइज।